करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके स्टूडेंट। करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। और साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDFs प्रोवाइड कराई जाएंगी। जो भी एक्सप्लेनेशन हम वीडियो में देते हैं वही एक्सप्लेनेशन आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जाएगी। मेंबरशिप पाने का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। रंजीत सिन्हा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस एजेंसी के पूर्व निदेशक यानी फॉर्मर डायरेक्टर थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। रंजीत सिन्हा, हु पास्ड अवे रिसेंटली, वॉज द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ CBI। सो फ्रेंड्स, जो ये रंजीत सिन्हा थे, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के फॉर्मर डायरेक्टर थे और बिहार कैडर के ये IAS ऑफिसर थे। दिसंबर 2012 से दिसंबर 2014 तक ये CBI के डायरेक्टर रहे हैं। ये ITBP एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के चीफ भी रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्टार्टअप और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए संभव वेंचर फंड लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो Amazon लॉन्च्ड संभव वेंचर फंड टू सपोर्ट इंडियन स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो इस Amazon संभव फंड की कैपिटल अमाउंट $250 मिलियन है। इस फंड का प्रयोग स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के डिजिटाइजेशन के लिए और एग्रीकल्चर एंड हेल्थ केयर में इनोवेशन के लिए किया जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये भी जानना चाहिए कि Amazon 2025 तक $10 बिलियन के मेक इन इंडिया गुड्स एक्सपोर्ट करेगा, यानी निर्यात करेगा। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि Amazon के जो कंट्री हेड ऑफ Amazon इंडिया हैं, यानी भारत में जो इसके हेड हैं, ये अमित अग्रवाल हैं और CEO हैं जेफ बेजोस। और जो इनकमिंग CEO हैं, जो मतलब अब बनने वाले हैं, इनका नाम है एंडी जेसी, इस साल के अंत तक बन जाएंगे। साथ ही इसका हेडक्वार्टर्स सेटल वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में लोकेटेड है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि बिग 5 कंपनीज, देखिए बिग 5 कंपनीज में है जो कि मोस्ट डोमिनेंट एंड लार्जेस्ट कंपनी है IT सेक्टर की। तो इसमें Amazon, एप्पल, फेसबुक, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट, इन पाँचों को कहते हैं बिग 5। हाथी बचाओ दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 16 अप्रैल। सो सेव द एलिफेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 16। किसके द्वारा ये इस्टेब्लिश किया था ये दिन? एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन थाईलैंड के द्वारा। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि अगर हम WWF की बात माने तो हमारे देश में प्रेजेंट डे में जो पैकीडम्स है फ्रेंड्स, जो ये पैकीडम्स है, इसका मतलब होता है अत्यधिक मोटी चमड़ी वाला प्राणी, जैसे कि हाथी, गेंडा, दरियाई घोड़ा। तो इस तरह के जो जानवर होते हैं इन्हें बोलते हैं पैकीडम्स। तो भारत में ये फिलहाल 20,000 से 25,000 तक की इनकी पॉपुलेशन है। ये फ्रेंड्स टर्म मैंने यहाँ पर हिंदी में भी बताया है। ये इसलिए बताया है क्योंकि SSC के एग्ज़ाम में आप जिन्होंने दिया है SSC में, तो वहाँ पर पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, ये पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा पैकीडम नहीं है। मुझे याद है ये पूछा गया था SSC के एक एग्जाम में, CGL में ही। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया, ये याद रखना, जो मोटी चमड़ी वाले जो जानवर होते हैं उन्हें बोलते हैं पैकीडम्स। तो इनमें जैसे हाथी हो गया, गेंडा हो गया, दरियाई घोड़ा हो गया, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आपको बता दें कि प्रोजेक्ट एलिफेंट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1992 में लॉन्च किया गया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2010 में एलिफेंट को नेशनल हेरिटेज एनिमल डिक्लेयर किया था। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, हाथी मेरे साथी कैंपेन ये 24 मई 2011 को चलाया गया था और प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत माइक प्रोग्राम, माइक का मतलब है मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स प्रोग्राम, ये साउथ एशिया में 2003 में चलाया गया था। ये सभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए काफ़ी जो इम्पोर्टेंट एलिफेंट रिजर्व हैं ये यहाँ पर मैंने कंपाइल कर दिए हैं। तो सबको नहीं पढ़ेंगे, अब इतने ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इस बारे में आपका। ठीक है, तो ये मैंने आपको दे दिया, या तो आप नोट कर लीजिए और या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इन सबको फिर आप पढ़ लीजिएगा। अगर मैं इन सबको पढ़ूंगा तो टाइम जो है इसमें वेस्ट होगा, तो इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा और PDF में तो प्रोवाइड हो जाएगा जिन्होंने PDF ली है। आगे बढ़ते हैं।
उस भारतीय फिल्म निर्माता का नाम बताइए जिसे हाल ही में दूसरे सबसे बड़े फ्रांसीसी नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुनीत मोंगा। तो गुनीत मोंगा जो कि फिल्म मेकर हैं, इन्हें जो ये फ्रांस का जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जिसका नाम है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, इससे सम्मानित किया गया है। संजय चक्रवर्ती जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े हुए थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, संजय चक्रवर्ती हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद शूटिंग। तो ये शूटिंग के कोच थे और इनके अंडर में अभिनव बिंद्रा और गगन नारंग जैसे शूटर्स भी ट्रेनिंग ले चुके हैं। साथ ही आपको ये जानना चाहिए कि द्रोणाचार्य अवार्डी रहे हैं ये। भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट किस राज्य में पहुंची है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट हैज़ अराइव्ड इन महाराष्ट्र। देखिए फ्रेंड, जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए इसका नाम है, पहले तो ये जान लीजिए, होय जायंट, ये इसका नाम है और ये केपल शिपयार्ड सिंगापुर से पहुंची है। कहाँ पर? जयगढ़ टर्मिनल महाराष्ट्र में। देखिए फ्रेंड्स, इसका क्या फ़ायदा है ये आप जानिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो हमने अभी ये देखा है, जो हमने ये जो देखी है हमने, ठीक है, ये यूनिट जो हमने देखी है, अब देखिए जो हम भारत जो है बाहर से एलएनजी मंगाता है, ठीक है, भारत ज़्यादातर जो इंपोर्ट ही करता है एलएनजी को। तो उसमें क्या होता है, वो जो है लिक्विड फॉर्म में आती है, क्योंकि आपको पता होगा अगर हम गैस फॉर्म में किसी चीज़ को लेंगे तो वो ज़्यादा एरिया कवर करती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि गैस को लिक्विड फॉर्म में भारत में लाया जाता है। तो इस तरह की जो ये बोट होती हैं, आप इसको शिप कह सकते हैं, तो इनमें लाया जाता है, ठीक है। तो लिक्विड फॉर्म में यहाँ लाया जाता है, उसके बाद लिक्विड से फिर उसको गैस में दोबारा कन्वर्ट कर दिया जाता है और गैस पाइपलाइन के थ्रू उनको फिर भेज दिया जाता है। तो अब ये जो यूनिट है, तो ये जो है भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट है। तो ये क्या है, अब मान लीजिए हमने कतर से एलएनजी जो है इंपोर्ट की है, तो ये उसको लिक्विड फॉर्म में स्टोरेज भी कर रहा है और उसको फिर रीगैसिफाइड भी कर देगा, यानी उसको गैस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देगा। और जहाँ पर भी हमारी पाइपलाइन है, जिस भी जैसे महाराष्ट्र के जो ऑफ शोर है, वहाँ पर जो भी हमारा यूनिट लगी हुई है गैस के थ्रू, गैस के मतलब एलएनजी को गैस की फॉर्म में भेजने के लिए जो भी यूनिट लगी हुई है, वहाँ पर ये प्रोवाइड करा देगा उसको, ठीक है, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो लेकर भी आया ये लिक्विड फॉर्म में और इसको फिर इसने गैसियस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया। तो दोनों काम यहाँ पर हो रहे हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट है। आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसियों ने भारत के गगनयान मिशन में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। इंडिया फ्रांस साइन एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन ऑन गगनयान मिशन। जानते हैं इसके बारे में। तो आपको मालूम होगा कि इसरो जो है वो भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन यानी गगनयान लॉन्च करने वाला है और इसके लिए फ्रांस भारत की सहायता करेगा। आपको बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच स्पेस एग्रीमेंट जो है काफ़ी पहले से चला आ रहा है, पहली बार 1964 में साइन किया गया था। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि फ्रांस किस तरह से इसमें मदद करेगा। जो फ्रांस की स्पेस एजेंसी है CNES, ये जो भारत की जो फ्लाइट के साथ फिजिशियंस जाने वाले हैं, क्योंकि ह्यूमन फ्लाइट है, ठीक है, मतलब इसमें ह्यूमन क्रू मेंबर्स रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ फिजिशियंस भी चाहिए इसमें, तो उन फिजिशियंस को ट्रेन करेगा। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये स्पेस एजेंसी है CNES, ये फायर प्रूफ कैरी बैग्स जो कि फ्रांस में बने हुए हैं, इनको भी सप्लाई करेगा, ठीक है। क्यों? इनका फ़ायदा क्या होगा कि जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको शॉक्स एंड रेडिएशन से बचाएगा। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इसरो जो है अपना फर्स्ट अनमैन्ड मिशन गगनयान प्रोजेक्ट के तहत ये दिसंबर 2021 में लॉन्च करने वाला है, ऐसा इसने प्लान किया है। साथ ही जो सेकंड अनमैन्ड फ्लाइट है
यानी ये तो पहली अनमैन्ड फ्लाइट है जिसमें कोई भी मनुष्य नहीं होगा। दूसरी जो अनमैन्ड फ्लाइट है ये 2022-23 में इसरो ने टारगेट किया है। और इसके बाद फाइनली जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो अभी इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से कोविड-19 का दौर चल रहा है तो ये भी डिले हो सकता है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। और आपको बता दें कि 10,000 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है और इसमें थ्री मेंबर क्रू जो है ये स्पेस में भेजा जाएगा, जो कि 5 से 7 डेज तक वहाँ पर रुकेगा। ठीक है, और पहले इसको ये टारगेट किया गया था कि 15 अगस्त 2022 को जब भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा तब इसको लॉन्च कर दिया जाए, पर इसमें जो है काफ़ी डिले हो चुका है, क्योंकि जो फर्स्ट अनमैन्ड मिशन है यही दिसंबर 2021 में लॉन्च होगा और इसके बाद 2022-23 में सेकंड अनमैन्ड फ्लाइट मिशन लॉन्च होगा। उसके बाद फिर फाइनली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डिमॉन्स्ट्रेशन इसको लॉन्च किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। MSME कॉरपोरेट देनदार द्वारा प्री पैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए न्यूनतम डिफॉल्ट सीमा क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 लाख रुपीज़। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए तो 10 लाख रुपीज़ इज द मिनिमम डिफॉल्ट थ्रेशोल्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस बाय अ MSME कॉर्पोरेट डेटर। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया प्री पैक का मतलब क्या होता है ये भी समझेंगे। उससे पहले जब यहाँ पर MSME का जिक्र हुआ है तो ये जान लेते हैं कि MSME की अब डेफिनेशन क्या है, रिवाइज कर दी गई है। देखिए पहले केवल कैपिटल के हिसाब से MSME को डिफाइन किया जाता था, उसके बाद अब सरकार ने टर्नओवर के हिसाब से भी MSME को रिडिफाइन किया है। तो अगर कैपिटल या फिर इन्वेस्टमेंट यदि किसी जो यूनिट की 1 करोड़ रुपए तक की है और उसका एनुअल जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए तक का है तो वो माइक्रो में आता है। और स्मॉल में कौन सा आता है? यदि उसकी कैपिटल या फिर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए तक की है और उसका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक का है तो वो स्मॉल यूनिट में आता है। और अगर उसका जो इन्वेस्टमेंट है या कैपिटल है वो 50 करोड़ रुपए तक की है और उसका टर्नओवर जो है 250 करोड़ रुपए तक का है तो वो मीडियम सेक्टर में आता है। आई होप आप समझ गए होंगे इन तीनों को, MSM। ठीक है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन की। देखिए तो प्रेसिडेंट ने जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 इसको जो है प्रोमलगेट किया है। किस लिए? टू प्रोवाइड प्री पैकेज्ड रिजोल्यूशन फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। देखिए और इसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट जो रखी गई है, मिनिमम थ्रेशहोल्ड यूनिट की हम बात करें 10 लाख रुपीज़ रखी गई है, यानी मिनिमम 10 लाख रुपये तक का जो डिफ़ॉल्ट है वो इसके अंतर्गत आएगा और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपये तक का है। ठीक है, अच्छा अब जानते हैं कि प्री पैक क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये मान लीजिए एक आपके पास कोई कंपनी है। ठीक है, अब जिस तरह से आपको पता होगा कोविड-19 की वजह से कई कंपनीज को लॉस हुआ है, कुछ ने उधार लिया हुआ था तो उनको तो उनका बिजनेस ही नहीं चल पाया। अब वो उस उधार को कैसे दें? लेकिन फ्रेंड जो क्रेडिटर हैं वो तो इस बात को नहीं जानते, उन्हें तो अपना पैसा वापस चाहिए। ठीक है, तो अब जो डेटर्स हैं यानी जिन्होंने पैसा लिया है, अब क्या होगा? अब तक क्या होता आ रहा है कि किसी एक, जैसे कि कोई एक कॉरपोरेशन में चले जाते हैं जो इस तरह का रिजोल्यूशन कॉरपोरेशन होता है जहाँ पर इस तरह के मामले सुलझाए जाते हैं, तो उसके अंडर में आ जाती है वो कंपनी। फिर वो उसको जो है संचालित करने लगती है, संचालित कहेंगे या फिर आप ऐसा कर सकते हैं उसका कंट्रोल एक तरह से उस कॉरपोरेशन के पास आ जाता है जो इन मसलों को सुलझा रहा होता है। तो अब इस प्री पैक में क्या हुआ है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई एक कंपनी है, ये कोई क्रेडिटर है जिसने इसको पैसा दिया है। एक क्रेडिटर नहीं हो सकता, कई सारे क्रेडिटर हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये क्रेडिटर और देखिए कुछ इस तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास काफ़ी पैसा होता है और वो सोचते हैं कि हम अपना पैसा कहाँ पर लगाएं, ठीक है, जहाँ पर हमें मुनाफा हो सके। अब देखिए तो क्रेडिटर क्या करेगा इसमें, इस तरह के इन्वेस्टर्स जो पैसा लगाना चाहते हैं उनके साथ एक तरह का प्लान बनाएगा कि भाई हमने पैसा इस यूनिट को दिया है, इस कंपनी को दिया है, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो उस कंपनी में इन्वेस्ट होगा, उस कंपनी को दोबारा रिवाइव किया जाएगा। ठीक है, दोबारा से उस कंपनी में जो है एक प्रोग्रेस लाई जाएगी और जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने पैसा दिया था उनको भी अपना पैसा वापस मिल जाएगा। ठीक है, और जो इन्वेस्टर्स हैं अगर वो कंपनी अच्छा करेगी तो वो उन इन्वेस्टर्स को भी उसमें फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रोग्राम है और जो ये पूरा प्रोसेस चलेगा इसके तहत जो वो कंपनी है जिसने लोन लिया था उसका जो अधिकार है उस कंपनी पे वो ख़त्म नहीं होगा, वो अधिकार उसी के पास रहने वाला है जब तक ये पूरा प्रोसेस चलेगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। ठीक है, अच्छा अब इसमें आप ये जान लीजिए
लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसमें क्या होगा, जो भी क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने पैसा दिया है, तो एक ने, मैंने जैसे बताया कि एक क्रेडिटर नहीं होता है, कई लोगों ने पैसे दिए होंगे, ठीक है। तो उनमें से 66% लोग जो हैं इस रेजोल्यूशन पर राजी होने चाहिए कि हाँ, हमें कोई इन्वेस्टर देखना है जो कि उस कंपनी में पैसा लगाए, ठीक है, और हमारा भी पैसा जो है हमको मिल जाए। तो 66% लोग उसमें जो है राजी होने चाहिए। उसी के बाद इस रिजोल्यूशन को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के लिए भेजा जाएगा। वो इस रिजोल्यूशन को अप्रूव करेगा कि ठीक है, अब आप इसी तरह से आगे कीजिए, ठीक है। अच्छा, और आपको बता दें कि सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि 120 दिन के अंदर ये पूरा प्रोसेस निमट जाएगा। तो 30 डेज तो ये होंगे कि आप अपना रिजोल्यूशन प्लान जो है, ठीक है, वो आप सबमिट कर दीजिए, और 30 डेज जो है NCLT ये लेगा इसको जो है इसको पास करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप इस पूरे मैटर को समझ गए होंगे कि ये प्री पैक क्या है। क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर्स मिलकर एक रिजोल्यूशन बनाएंगे, एक तरह का प्लान बनाएंगे, जिससे कि तहत जो कंपनी है जिसने उधार लिया है और जो अब डिफ़ॉल्टर हो गई है, जो पैसा नहीं दे रही है, उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। तो यही इसका पूरा प्रोसेस है। अच्छा, और साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि इसमें जो है हर कोई इसके लिए एलिजिबल नहीं है। केवल कंपनीज एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स वाली जो कंपनीज हैं वही इसके लिए एलिजिबल हैं, इस तरह का फ़ायदा उठा सकती हैं प्री पैक का। और इसमें कौन कौन जो है इसमें वैलिड नहीं है, एक तो सोल प्रोप्रिएटरशिप एंड पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इस तरह के जो MSMEs हैं ये इसके लिए एलिजिबल नहीं है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं MS साहू। समावेशी इंटरनेट सूचकांक यानी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा 49th। तो यहाँ पर भारत की रैंक जो है 49th है और टोटल 120 कंट्रीज़ में से। और ये जो इंडेक्स है ये फेसबुक ने इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के साथ मिलकर पब्लिश किया है और इसमें थाईलैंड के साथ भारत 49th पोजीशन पे है। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इसमें ये भी बताया गया है कि भारत जो है 2025 तक 1 बिलियन इंटरनेट यूज़र्स जो है पालेगा। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए इस इंडेक्स में टॉप 5 कंट्रीज़ कौन सी हैं? स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया एंड हांगकांग। सरिता मोर किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C। सो सरिता मोर इज रिलेटेड टू रेसलिंग। तो इन्होंने जो है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि अल्मैटी कजाकिस्तान में चल रही है, यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है 59 kg कैटेगरी में। और इन्हीं के साथ ही सीमा और पूजा ने भी 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। तो सीमा, पूजा, सरिता तीनों रेसलिंग से रिलेटेड हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 6 राज्यों के 100 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन D, माइक्रोसॉफ्ट। So, Union Agriculture Ministry has signed an MOU with Microsoft for a pilot project in 100 villages of 6 states. पायलट प्रोजेक्ट्स फ्रेंड, जब भी कोई हम प्रोजेक्ट की योजना बनाते हैं तो हमारे अंदर एक ये रहता है कि क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, पूरे पैन इंडिया में लॉन्च ना करके पहले छोटे स्तर पर लॉन्च करते हैं। 2 स्टेट में लॉन्च कर दिया, 3 स्टेट में लॉन्च कर दिया, उसके बाद हमने देखा उसका सक्सेस रेट क्या है, उसमें क्या खामियां हैं, ठीक है, उसको इम्प्रूव किया। फिर इम्प्रूव करने के बाद उसके बाद हम पूरे इंडिया में उस चीज़ को लॉन्च करते हैं, ठीक है। तुरंत से अगर लॉन्च कर देंगे तो एक हड़बड़ी टाइप की हो जाती है, इसलिए केवल पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उसको लॉन्च किया जाता है, यानी पहले छोटे स्तर पर लॉन्च किया जाता है। अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन की। तो जैसा मैंने आपको बताया, माइक्रोसॉफ्ट और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने ये MOU साइन किया है जिसमें 6 स्टेट्स के 100 विलेजेस में पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। तो ये पायलट प्रोजेक्ट किससे संबंधित होगा? तो जो फार्मर्स के बेटरमेंट के लिए, ठीक है, ताकि वो अपनी जो कृषि उत्पाद हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, उनमें जो है काफ़ी अच्छी प्रगति उसमें कर सकें। और ये जो है इसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट जो है ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी डेवलप करेगा। साथ ही अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो CEO सत्या नडेला हैं, फाउंडर्स बिल गेट्स एंड पॉल एलन रहे हैं, हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स में है। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, जब माइक्रोसॉफ्ट की बात हो ही रही है तो माइक्रोसॉफ्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पीच फर्म जिसका नाम नुआंस है, इसको भी $19.7 बिलियन में खरीद लिया है।
तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद रखिएगा। एमसीक्यूज फॉर्मेट में हमने आपको कराया था, यहाँ पर आपके रिवीजन पर्पस के लिए बताया गया है। विश्व आवाज दिवस यानी वर्ल्ड वॉइस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अप्रैल 16। और इसका थीम रहा है इस साल वन वर्ड मैनी वॉइसेस। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। वर्ल्ड आर्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, 15th अप्रैल। डॉक्टर BR Ambedkar was conferred Bharat Ratna in which year, 1990. Everyone's Invited website aims to expose the extent and severity of rape culture in which countries? Schools, United Kingdom. Who is the chairman of the National Commission for Scheduled Caste? Vijay Sampla. Who inaugurated the Indian Air Force Commanders Conference at its headquarters Vayu Bhavan in Delhi? राजनाथ सिंह। अब देखते हैं फ्रेंड्स आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो फ्रेंड्स जल्दी से एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। इससे क्या होता है कि एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपका काम जो है एस्पिरेंट्स को पसंद आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? विच इंस्टीट्यूट रिलीज्ड 2021 ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट? विच फिल्म हैज़ वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द बाफ्टा 2021? Who replaced Virat Kohli as world number 1 batsman in ICC Men's ODI ranking? Which ministry launched the Eat Smart Cities Challenge and Transport for All Challenge? तो फ्रेंड्स अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोशिश कीजिएगा कि पांचों के पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। और साथ ही फ्रेंड्स आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।